लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। पहले कोई डाउट है अगर उस टॉपिक पे, जहाँ तक अभी तक हम लोग कवर किए हैं उस टॉपिक पे, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो हम लोग वो क्लियर करते हैं, क्योंकि लोग बच्चे अभी भी जुड़ ही रहे हैं। तो 2 मिनट और देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास तक में कोई भी डाउट रिलेटेड टू क्यूब, रिलेटेड टू स्फीयर, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, कोई भी पार्ट, किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो उससे क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। जितने भी क्वेश्चन करवाया है उसमें हर ईयर में आपका, आप इंटरनल लो या फिर मतलब कि कंपटीशन लो, कुछ भी लो, उसमें हर बार एक ना एक क्वेश्चन उस टॉपिक से आते हैं, गॉस लॉ वाले टॉपिक से। तो किसी को भी कोई डाउट है पहले तो वो क्लियर कीजिए, देन फिर हम लोग अपना क्लास आगे बढ़ाएंगे। Sir, बोलिए सर। how many electric field lines starting from a proton? How many electric field lines starting from a proton? Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि वो फ्लक्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स की बात कर रहा है, फ्लक्स कितना कितना होता है आपका, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. क्यू का चार्ज पता है प्रोटॉन का आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। Yes, sir. पुट कर दीजिए, वही हो गया फ्लक्स, और वही हो जाएगा आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्योंकि फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया। Yes, sir. Thank you. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ओके। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और किसी को कोई डाउट क्लास में, कोई भी डाउट, सिली सा भी डाउट है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा, बट टॉपिक सारे क्लियर होने चाहिए। और आपको डाउट नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि आप पढ़ नहीं रहे हो। जो पढ़ते हैं डेफिनेटली उनको डाउट तो आएगा ही, ठीक है। बताइए, किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ता जाऊँ मैं उड़ाता जाऊंगा बाबू, पता चलेगा सारा टॉपिक ही साफ हो गया, ठीक है। अगर डाउट आप लोग नहीं पूछोगे तो पता चलेगा कि कब सिलेबस खत्म हो गया, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए डाउट पूछिए, डाउट चैप्टर समझ नहीं आएंगे नहीं तो पढ़िए जो है, और उसके डाउट पूछिए। बताइए, और किसी को डाउट है कुछ? किसी को डाउट नहीं? वाह, सब बच्चे विद्वान है, सब स्टूडेंट्स विद्वान है मेरे, क्या बात है। सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे सर? सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बताया था, चलो फिर से बता देता हूँ। आपको नोट्स दिया था मैंने, नोट्स में आप देखो, उस पर पहला चीज तो निकलवाया हुआ है। मैं उसी को शेयर करता हूँ। पहले सिलेंडर पे ही आते हैं, ठीक है। देखो, पहला तो एक सिलेंडर का तो यही दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल में ही, ये देखो। इस फिगर में अगर आप देखोगे, इसको मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा, तो इस फिगर में यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है, और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है एरिया वेक्टर से। तो ये एंगल 90 यानी cos 90, तो इस कॉम्पोनेंट का तो जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ इसका और इसका। तो इसका ई ए प्लस ई ए और इसका माइनस ई ए, या फिर अगर दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड लोगे तो यहाँ पे ई ए आ जाएगा और दूसरे साइड माइनस ई आएगा, तो फाइनल मिला करके जो आएगा वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये था विदाउट चार्ज, पहला जो केस था वो था विदाउट चार्ज, इसमें विदाउट चार्ज हमने लिया है, कहीं पे भी चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो केस लेंगे वो नेक्स्ट केस होगा
तिरछा वाला, ओके, तिरछा वाला मतलब कि ये बोलना चाह रहे हो, ओके ठीक है। ये तिरछा वाले से हमें कोई लेना देना वैसा कुछ है नहीं, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है और कितना एरिया देखना है। आप सर्किल मान लो, ये सर्किल है, ठीक है, शायद तो यहाँ कुछ है तो नहीं। आपको एक प्लेट ले लो और प्लेट को टेढ़ा रख दो, टेढ़ा रखोगे तो भी उसका फ्रंट वाला एरिया आपको दिखेगा, और फ्रंट वाला एरिया, सिलेंडर का फ्रंट वाला एरिया जो रहेगा वो हमेशा आपका सर्किल रहेगा। आप सिलेंडर को ऐसे सीधा काटो या फिर ऐसे काटो, वो ऊपर वाला जो एरिया बनेगा वो हमेशा सर्किल बनेगा। और सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया E और एरिया कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, बस वही, ठीक है, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है ना, और दोनों के बीच का एरिया वेक्टर हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच का एंगल लेंगे, तो आपका वहां पे हम लोगों को एरिया वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और फाइनल आपका जो ऊपर, आप उतना नहीं समझोगे तो सीधा सा समझो कि जो तिरछा वाला सिलेंडर, सिलेंडर को आप सीधा काटो या तिरछा काटो, ऊपर वाला जो चीज बनेगा वो हमेशा एक सर्कल बनेगा, और सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, तो इसीलिए E इंटू पाई आर स्क्वायर। एंगल होगा बिल्कुल होगा, मगर एंगल होने के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल होगा वो हर केस में आपका 0 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो हर केस में आपका 0 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि एरिया जो रहता है सर्कल का वो हम लोग यहाँ पे तिरछा काट रहे हैं, तो ऊपर का एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो सर्कल ही बनेगा ना। आप सिलेंडर को हम लोग जो कंसिडर करते हैं, बहुत सारे सर्कल्स लेते हैं, बहुत सारे सर्कल्स को आप पाइल अप करोगे तो सिलेंडर बनता है, ठीक है। तो उसको आप सीधा काटो या तिरछा काटो, इट विल ऑलवेज फॉर्म अ सिलेंडर, ठीक है, इट विल ऑलवेज फॉर्म अ सर्कल। तो सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, ए इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर इधर है, तो अब इसका एरिया वेक्टर इधर लोगे तो डी कॉस थीटा इधर आएगा, और डी कॉस थीटा ई इंटू डी कॉस थीटा ही तो फ्लक्स होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सर, इस एंगल तो हो गया, फिर रेडियस, रेडियस क्या बोलना चाह रहे हैं उज्जवल, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप, रेडियस 25। तिरछा काट के रेडियस तो चेंज होगा ना, रेडियस कैसे, रेडियस बिल्कुल उससे सर्कल, वहां पे जो रेडियस का सर्कल रहेगा, आप जो भी रहेगा तिरछा भी काटेंगे तो रेडियस नहीं चेंज होगा सिलेंडर का, सिलेंडर का रेडियस कैसे चेंज होगा, सिलेंडर पतला हो जाएगा क्या, हाँ सिलेंडर पतला थोड़ी होता है, हाँ तो सिलेंडर पतला नहीं होगा तो रेडियस वही रहेगा, बस उसको काटने का तरीका अलग है। अब तरबूज को आप तिरछा काटो ऐसे या फिर बीच से काटो ऐसे, उसका रेडियस सेम ही रहेगा, ठीक है। 25 का आया, मुस्कान ने बोला 25 का सी, ठीक है। फ्लक्स थ्रू शेडेड एरिया ऑफ द सरफेस, शेडेड एरिया मतलब कि ये एरिया का बात कर रहे हैं, तो पहले तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टोटल निकालना है। तो इस देखो ये तो एक फेस था, अगर सेंटर पे रहेगा क्यू, तो सेंटर पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और टोटल फेसेस कितने, 6 फेसेस, तो 6 फेसेस के थ्रू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस के थ्रू कितना, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन, एक फेस के थ्रू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, और उस एक फेस को हमने 4 पार्ट में बांटा है, देखो यहाँ पे फेज 1, फेज 2, फेज 3, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, तो 4 के थ्रू आपका क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो एक के थ्रू कितना, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन। क्लियर है मुस्कान आपको, सर सिलेंडर वाला, सिलेंडर वाला क्या सिलेंडर, एक मिनट रुक जाइए, सर जो मुस्कान आपको क्लियर है, एक मिनट सिलेंडर मैं बोल रहा हूँ, मुस्कान आपको क्लियर है। देखिए पहला चीज तो आप लोग जब क्वेश्चन करो ना तो अपने आप को अनम्यूट रखो, ठीक है, आपको जब मैं क्वेश्चन करो तो अनम्यूट रखो, ये चीज पहले फॉलो करो, ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज को नहीं बोलता रहूंगा। मुस्कान क्लियर है आपको ये, सर सी नहीं समझ में आ रहा है, फिर से थोड़ा बता दीजिए ना। हाँ तो वही बताओगे तब, तो मैं बता रहा हूँ आपको, पूछ रहा हूँ कि क्लियर है, आप म्यूट करके बैठे हुए हो। अरे क्लास कर रहे हो तो क्लास करने टाइम पहला चीज अपने आप को, जब भी कोई क्वेश्चन करो
तो या तो हैंड रेज करके करो ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं, ठीक है? प्रॉपर चीज फॉलो करो, वरना ये ऑनलाइन क्लास में फिर कुछ समझ आने वाला किसी को कुछ नहीं है। टोटल एक पहले ये बताओ आपको, एक पहला ये क्लियर हुआ कि टोटल क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है? यस सर। टोटल क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसमें टोटल फेसेस कितने? 6 फेसेस, और 6 फेसेस में आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस के थ्रू कितना? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर ये चीज? यस सर। अब ये चीज देखो कि एक फेस के थ्रू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आ गया, और उस फेस को हम लोग 4 इक्वल पार्ट में कट किए हैं, 4 इक्वल पार्ट। तो 4 इक्वल पार्ट में कट करने का मतलब क्या हो गया कि 4 पार्ट के थ्रू है कितना? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। 4 पार्ट के थ्रू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, एक पार्ट के थ्रू कितना? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 4 होगा कि नहीं? यस सर। अभी क्लियर? क्लियर हो? यस सर। चलिए नेक्स्ट। हाँ शिवनंदन बोलिए, आप कुछ पूछ रहे थे, अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। जी सर। सर जो सिलेंडर वाला दिखाए थे सर, जिसमें एंगल बन रहा था, हाँ हाँ, तिरछा काटा गया था सर, उसमें अगर एंगल से हम बनाए तो कैसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? एंगल सेम बना है मतलब? एंगल बना है ना सर, जो तिरछा हाँ हाँ काटे हैं उसमें से, हाँ, देखो तो पहला सर उसको चीज, अगर अगर इलेक्ट्रिक सीधा, फ्लक्स। हाँ सीधा काटेंगे मान लो, तो सीधा काटेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर और एरिया भी ऊपर, राइट? जी ठीक है, सर। और एरिया भी ऊपर और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री, यस सर। 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो सिर्फ हो जाएगा E इंटू One. ए, E इंटू ए यानी कि E इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। क्लियर ये चीज? जी सर। ठीक। सेकंड केस में जब लेंगे, तो सेकंड केस में तिरछा काटने पे एरिया वेक्टर भी तिरछा जाएगा। मान लो इसको हम लोग यहाँ रखे, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, तिरछा रहेगा तो इसका एरिया वेक्टर भी तिरछा जाएगा ना? जी सर। हाँ, और तिरछा जाएगा तो हम लोग को एरिया वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, और रिजॉल्व करने के लिए हम लोग जिससे एंगल बनाता है उसके साथ क्या लेंगे? ए कॉस थीटा और साइन थीटा, जिसके साथ में ठीक बनाता है, तो ए कॉस थीटा लेंगे, और ए कॉस थीटा ही तो फ्लक्स होता है, ठीक है? जी सर। और ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ ए कॉस थीटा टोटल एरिया का काम करेगा, और टोटल एरिया का काम करेगा, टोटल एरिया तो सिर्फ इसका यही फेस होगा ना। जैसे मैं आपको फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसी में थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। देखो ये इंटीग्रेशन है, मान लो यहाँ पे हमने डी ए कॉस थीटा लगाया, ठीक है? ये इसका पूरा एरिया वेक्टर था डी ए, ठीक है? और डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। जी सर। डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा, फाई क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा, और डी ए कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आएगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब कि ये वाला एरिया में बताता हूँ, एक मिनट। जी सर। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, मतलब कि ये वाला एरिया की बात कर रहा है, और ये वाला एरिया कितना होगा बताओ तो? पाई आर स्क्वायर ही होगा। पाई आर स्क्वायर, जी सर। अभी क्लियर हुआ? जी सर। देखो ऊपर डीए लिया हुआ है कि ये डीए का एंगल ये साइड है, और इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यानी कि ये हो गया आपका डीए कॉस थीटा, और तो ये डीए कॉस थीटा का वैल्यू कितना? ये तो पाई आर स्क्वायर ही होगा ना, जी सर। तो इसीलिए यहाँ पे पाई आर। ओके। अभी क्लियर? जी सर। जी सर। ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप। चलो बाकी और कोई, और जिनको भी डाउट है वो बताइए जल्दी जल्दी। गौरव कुमार। सर आप उसमें जो बोले उज्जवल पहले आप, स्पेयर में बोले, उज्जवल पहले फॉलो करना सीखिए, जो रूल सिखाया है फॉलो कीजिए। फर्स्ट यू हैव टू रेज हैंड, देन आस्क द क्वेश्चन। मैं सबको बोल रहा हूँ, सिर्फ एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि उस तरह से टाइम वेस्ट होगा आपका ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्लास है, आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 40 मिनट्स इज ओनली 40 मिनट्स आर देयर, ठीक है? तो एक एक करके बोलो। हाँ गौरव बोलिए, आपको आवाज आ रहा है? यस सर।
हाँ बोलिए। सर एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है सर, उसमें नहीं आ रहा सर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप जिस साइड से देखोगे उसके परपेंडिकुलर होता है, राइट। आप ऊपर से देख रहे हो मतलब एरिया वेक्टर विल बी अपवर्ड्स, आप नीचे से देखोगे तो एरिया वेक्टर विल बी डाउनवर्ड। अभी मैं आपको फिर से इस क्यूब का समझा रहा हूँ। देखो आप इस क्यूब, ये जो है इसका ऊपर वाले फेस का एरिया वेक्टर ऊपर रहेगा, इस फेस का यस सर। एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड इस साइड रहेगा, और इस फेस का एरिया वेक्टर इस साइड रहेगा। सामने वाला फेस यस जो सर। आपको दिख रहा है ये आपकी ओर होगा, जो पीछे वाला है ये वाला जो पीछे वाला है यस इसका एरिया वेक्टर मेरे साइड रहेगा, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ पे हम स्फीयर भी रखिए, सर्कल भी रखिए, तो सर्कल का ऊपर वाला का एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा और नीचे वाले का एरिया वेक्टर नीचे जाएगा। सर अगर सरफेस 2D रहा तो सर? सरफेस 2D रहा तो सरफेस मान लो 2D, ये देखो अभी आपको ये सिर्फ 2D दिख रहा है, यस सामने वाला सर। दिख रहा है, तो ये आपकी तरफ यस जाएगा सर। आउटवर्ड। हाँ। क्लियर? और सर हमेशा परपेंडिकुलर होगा? हमेशा परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके सर। क्लियर? ठीक है। यस सर। ठीक है, म्यूट कर लीजिए गौरव अपने तरफ से। हाँ उज्जवल बोलिए। सर स्क्रीन शेयरिंग कीजिए ना सर। कौन सा बोलिए? वो जो उस टाइम समझा रहे थे स्पेयर वाला। स्फीयर वाला? स्फीयर कहाँ समझाया जी? सिलेंडर समझाया और स्क्वायर थोड़ा समझाया। नीचे सर। हाँ ये हाँ स्क्वायर सर, वही है, स्क्वायर। क्यूब, तो ये क्यूब है। तो सर आप जो ये बोले कि इसका जो ये भाग है इसका टोटल फ्लक्स कितना बोले सर? कितना बोले? पहले आप ये बताओ मेरे को, सुनो मेरा बात तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। टोटल मान लीजिए आपको फ्लक्स, आपको 12 केला का दाम, ठीक है, 12 केला का दाम है 120 रुपए, तो 6 केला का दाम कितना होगा बताइए। देखिए फिर अनम्यूट कर लिए। क्या करते हो उज्जवल? अभी मैंने बोला ना आपको कि जब आप डाउट पूछ रहे हो तो अपने आप को अनम्यूट रखो यार। सर चलो ठीक है, बोलो 12 केला का दाम अगर 120 रुपया है तो 6 केला का दाम कितना होगा? उज्जवल आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, पूरा क्लास ही वेस्ट करोगे क्या? हेलो उज्जवल, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलो लगता है उनको आवाज नहीं आ रही, किसी और को कुछ पूछना है। हाँ रोशन, रोशन आवाज आ रही है आपको? सर जी सर। हाँ बोलिए। सर बोर्ड शेयर कुछ पूछ सकते हैं? क्या? बोर्ड शेयर करके व्हाइट बोर्ड शेयर कुछ पूछ सकते हैं? हाँ हाँ बोलिए ना, शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शेयर कीजिए। सर आप डिसेबल किए हुए हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है, आप कोशिश करो फिर से एक बार। नहीं सर वही बता रहा है। क्या बता होस्ट रहे हैं? डिसेबल होस्ट मैंने तो डिसेबल्ड अटेंड स्क्रीन से। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैंने तो डिसेबल नहीं किया हुआ है, पता नहीं क्यों बता रहा आपको। सेटिंग में मैंने तो अलाउ कर रखा है कि आप शेयर कर सकते हैं कोई। चलो ठीक है, अभी कर दिया, लो फिर से कर दिया एक बार, अब कोशिश करो। बोलिए। सर जैसे सर्कल जैसे ये मेरा सिलेंडर है, ठीक है सर, और अगर हम इसको इस तरह काटेंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच, तो मेरा क्या होगा? तो आपका ऊपर का जो फेस है वो तो तिरछा कटेगा, मगर उसका जो प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन यानी कि डी कॉस थीटा, दैट विल ऑलवेज बी अ सर्कल। अब शिवनंदन ने यही क्वेश्चन किया था रोशन। हाँ सर, लेकिन समझ में नहीं आया था हमको। तो वो रिपीट करोगे तब तक आप बोलोगे तब तो। चलो ठीक है, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, आप फिर से लोग उसको समझिए। आप देखो इस सिलेंडर को कहाँ से काटा गया, तिरछा काटा गया, जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही काटा गया है।
जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो एरिया ले रहे हैं वो हम लोग क्या लेंगे, डीए कॉस थीटा लेंगे। यस सर। और एरिया वेक्टर इधर जा रहा है तो इसका डीए कॉस थीटा, हाँ राहुल मैंने देखा 2 मिनट रुके राहुल, मैं आपके पास भी आऊंगा। तो इसका जो प्रोजेक्शन लेंगे डीए कॉस थीटा, तो डीए कॉस थीटा तो हमेशा एरिया वेक्टर ये सर्किल ही होगा। अब देखो ना, आप मान लो इसका प्रोजेक्शन, आपका जो शैडो बनेगा, मान लो आप देखना सिलेंडर का शैडो देखना, शैडो सिलेंडर को धूप में ले जाओ और उसका शैडो देखो, तो उसका शैडो आप तिरछा रखो चाहे सीधा रखो वो हमेशा सर्कल बनेगा। आप नोटिस करना इस चीज को, शैडो से सोचो। सर सर्कल तो बनेगा लेकिन उसका रेडियस में कुछ तो डिफरेंस होगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं, रेडियस आपका सेंटर, वो रेडियस में शैडो में इसलिए क्योंकि वो दूसरी तरफ से दिख रहा है, ठीक है। मगर आप मुझे सिर्फ ये बताओ ना कि ये एरिया है, ठीक है। अभी देखो ये वाला, ये चीज है, ठीक है। जी इसका सर। फेस, इसका फेस, इसका प्रोजेक्शन, ये लेंथ तो इतना ही होगा ना, ये वाला, यस सर। ये वाला लेंथ होगा ना। और यस इस सर। लेंथ का, इसका लेंथ का आपको रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका रेडियस आपका क्या लोगे आप, आर ही लोगे। देखो यहाँ पे ये वाला जो लिया हुआ है यस इसका सर। प्रोजेक्शन लोगे तो ये इसका प्रोजेक्शन ये आया, और इसका प्रोजेक्शन तो जितना यस सर। रेडियस आपका वो बेस का होगा वही रेडियस ना होगा। यस सर। आप सिलेंडर का बेस देखो, ये तो सिलेंडर का बेस और सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर बड़ा या छोटा हो रहा है क्या? नो सर। तो सिलेंडर का बेस का रेडियस लेना है और सिलेंडर का बेस का रेडियस तो हमेशा सेम रहेगा, वो कम थोड़ी होगा। अभी क्लियर? जी सर। जी सर। तो प्रोजेक्शन हमेशा याद रखो, प्रोजेक्शन लेना है क्योंकि डीए है तो डीए कॉस थीटा लेना, और डीए कॉस थीटा का प्रोजेक्शन ग्राउंड पे हमेशा ही सिलेंडर के केस में आपका सर्कल बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पे सर्कल लिया। यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है सॉल्यूशन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ डीए, मतलब कि ये जो प्रोजेक्शन है उस प्रोजेक्शन का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब डीए कॉस थीटा नीचे आएगा और डीए कॉस थीटा का नीचे प्रोजेक्शन यानी कि इस एरिया का प्रोजेक्शन, और ये एरिया जो होगा वो एरिया आपका क्या बनाएगा, सर्कल, किसका, बेस ऑफ सिलेंडर, ये वाला, और बेस ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर। जी क्लियर सर। अभी? ठीक है, चलो जी सर। म्यूट कर लो आप अपनी तरफ से। हाँ राहुल बोलिए। सर वो सिलेंडर का जो फेस का निकालने बोले थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें जो 90 डिग्री आया था वो समझ में नहीं आया। 90 डिग्री, ओके ठीक है। ये देखो ये सिलेंडर का ये एंगल, एरिया वेक्टर हमेशा किधर होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। यस सर। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक्स एक्सिस में होगा, इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर इसके ऊपर यानी कि 90 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है हमेशा। यस सर। तो और 90 डिग्री यानी कि ई ए cos थीटा cos 90 की वैल्यू 0। क्लियर? ओके सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हाँ श्रेया आपने फिर से हैंड रेज किया था, बोलिए। सर सिलेंडर के सर्कल को अगर प्रैक्टिकली डायगोनली कट करें तो रेडियस तो वेरी करेगा ना। वो रेडियस वेरी करेगा, वो रेडियस मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वेरी नहीं करेगा, लेकिन उसका प्रोजेक्शन जो आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लोगे वो वेरी नहीं करेगा, क्योंकि सिलेंडर का बेस तो चेंज नहीं हुआ है ना, सिलेंडर का बेस को आपने कट नहीं किया है, ठीक है। और हमें उसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेना। देखो जो सॉल्यूशन मैंने जो नोट्स दिया है उस नोट्स में आपका लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ डीए, और आप बोलोगे कि सर आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्यों ले रहे डीए का, क्योंकि वो कट करने पे एरिया वेक्टर अपवर्ड्स नहीं आ रहा है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री पे नहीं आएगा, एंगल पे आएगा। तो जब भी एंगल आएगा तो हमें डीए कॉस थीटा लेना है, ठीक है। और डीए कॉस थीटा हमेशा जो आएगा बेस पे वो डीए कॉस थीटा यानी कि उस एरिया का कंपोनेंट, और उस एरिया का कंपोनेंट जो होगा वो सिलेंडर का बेस होगा, और सिलेंडर का बेस हमेशा क्या बनाएगा, सर्कल। यस क्लियर? यस सर, थैंक यू। चलिए और बाकी किसी को डाउट? उज्जवल सागर भाग के क्या, उज्जवल आपका अभी तक आवाज क्लियर आ नहीं रहा है।
चलो बाकी को कोई और डाउट तो बताओ, वरना फिर मैं आज आगे बढ़ूंगा। जिसको भी प्रॉपर आपको पूछना है आप हैंड रेज करो, हैंड रेज करके अनम्यूट मैं कर दूंगा आपको, आप इसके बाद क्वेश्चन कर सकते हो। आपका क्लियर हो गया, डांट पढ़ने के साथ क्लियर हो गया, गजब। चलिए ठीक है। हाँ सूरज बोलिए। सर एक हेमिस्फेरिकल बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर टू बेस से निकालने दिए थे उसने, वो हाँ समझ में नहीं आया था। ठीक है। आप पहले ये चीज बताइए कि तरबूज को काटेंगे और सामने से देखेंगे तो वो क्या दिखेगा? सर्कल। सर्कल दिखेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर दिया हुआ है और उसका बेस का आप देख रहे हो कि सर्कल है, तो सर्कल इनटू सर्कल का एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इनटू ई इज द आंसर। क्लियर? पाई आर स्क्वायर, यस सर। पाई आर स्क्वायर Yes, इनटू ई। लेकिन Yes, उसमें से sir. थोड़ा सा गड़बड़ है। थोड़ा सा क्या गड़बड़ है, आप देखो मैंने उसके सॉल्यूशन में, आप लोग नोट्स पढ़ते नहीं हो। पहला चीज ना कि नोट्स बिल्कुल ही नहीं पढ़ते जो मैं शेयर करता हूँ। वो ग्रुप आपको नोट्स, आपके ग्रुप नोट्स पढ़ने के लिए ही बनाया है मैंने। वो नोट्स जो ये सब मैं बना करके आपको दे रहा हूँ ना, ये किसी बुक में किसी चीज में नहीं मिलेगा। आप प्लीज उसको पढ़ा करो, एटलीस्ट आपको जो नोट्स मिलता है ना उसको एक बार रीडिंग दिया करो, ठीक है। सारी का सारा जवाब उसमें होगा। देखो मैं शेयर दिखाता हूँ आपको। ये देखो, आपने यही क्वेश्चन पूछा था ना 24th का बी वाला? यस सर। हाँ, तो 24th का बी वाला में यहाँ पे आपको देखो कि दोनों के बीच का 24th के बीच का में यहाँ लिखा हुआ है कि E इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बेस देखो आपका, ये बेस देखोगे अगर आप तो बेस कितना लिया हुआ है इसका। इसमें तो टोटल पहला क्वेश्चन एक बार रुक जाओ तो कुछ गड़बड़ किया है क्या? ये नहीं, 24th का सेकंड वाला, 24th का बी, 24th का बी ये गड़बड़ है लगता है। रुक जाओ, 23rd 24th नहीं, ठीक है ठीक है। इसमें थोड़ा सा 2 पाई, आप इसको सिर्फ पाई आर स्क्वायर लो, पाई आर स्क्वायर इंटू ई, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर इंटू ई आपका, ये एक्चुअली सिलेंडर छाप दिया है, मगर यहाँ उसको हेमिस्फीयर छापना चाहिए था, ठीक है। बट ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले एक बार और बताया है, एक बार और तो डील किया था ये शायद। यहाँ पे ये देखो, ये जगह पे ये डील किया हुआ है, देखो यही क्वेश्चन था आपका। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is in y direction and a hemisphere of radius r is kept in it, find out the flux through whole hemisphere, यही था ना? यस सर। हाँ, तो अगर होल हेमिस्फीयर की बात करेगा तो होल हेमिस्फीयर की बात करेगा तो E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि जो स्फीयर होता है उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है और हेमिस्फीयर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आधा कट करें तो यहाँ पे E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। लेकिन जब बेस की बात करेगा तो अगर सिर्फ बेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो अब बेस में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि एरिया वेक्टर नीचे जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आप तरबूज को अगर नीचे से देखोगे तो नीचे से तरबूज को देखिए, कटा हुआ तरबूज को अगर नीचे से देखोगे तो आपको स्फीयर दिखेगा। यस सर। और स्फीयर नहीं, सॉरी, सर्कल दिखेगा। सर्कल दिखने के साथ उसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा? नीचे की ओर। यस सर। देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर मैंने नीचे की ओर लिया है और देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल इज 180 डिग्री। तो आपका फ्लक्स क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा यानी कि ई इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों भाई? क्योंकि सर्कल दिख रहा था और एंगल 180 डिग्री, ठीक है। और इसी का एक और तरीका यहाँ बताया है कि ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जे कैप ले लो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन माइनस जे कैप ले लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा माइनस पाई आर स्क्वायर ई। क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है, कोई नहीं, म्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से। और बाकी कोई? बाकी लोगों को कोई और डाउट जल्दी से बताइए।
चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगे हम लोग गॉस लॉ पे आते हैं। ठीक है, पहला जो हम लोगों को देखना है वो हम लोगों को देखना है कि गॉस थ्योरम का आपको प्रूफ, ये फ्लक्स क्यू जो आया आपका फ्लक्स क्या कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ से आया। ठीक है, हम लोगों को ये देखना है। तो इसको देखने के लिए मान लो हम लोग एक, मैं आपको प्रूफ यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक स्फीयर लेते हैं। ठीक है, और इस स्फीयर के सेंटर पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्यू चार्ज है। ठीक है, और क्यू चार्ज है तो आपको इस जगह पे, और इसका रेडियस जो है वो आर है, आपको ऑलरेडी पता है यहाँ। और इसका यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो भी आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। याद करो कि आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई, तो यहाँ पे स्मॉल क्यू है तो हम लोगों को यहाँ पे स्मॉल लेना होगा। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और मान लो इसी जगह पे हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, और स्मॉल एलिमेंट का परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर यानी कि एरिया वेक्टर इस जगह पे ऐसे बाहर की ओर जाएगा इसका एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर क्या, डीएस ले लो या डीए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, डीएस लो या डीए लो। अब आपको निकालना है फ्लक्स। ठीक है, तो जब फ्लक्स हम लोगों को निकालना है तो फ्लक्स तो आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये दोनों वेक्टर फॉर्म में। अब ई डॉट डीएस देखो, ई और डीएस के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इस साइड ही होगा और डीएस का भी डायरेक्शन इस साइड होगा, क्योंकि 90 डिग्री बनाए और क्योंकि रेडियली आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप याद करो कि प्लस क्यू की वजह से रेडियली आउटवर्ड जाता था, कोई भी चार्ज यहाँ पे प्लस चार्ज रखते थे तो प्लस चार्ज से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था। ठीक है, या फिर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था। तो ई आ गया और डीएस आ गया, दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा सब बताएंगे चैट में जरा। ई और डीएस के बीच का एंगल कितना बनेगा वो मुझे चैट में जानना है। नाइन्टी डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, अभी भी 90 आ रहा है जवाब। 90 किसका आ रहा है जी, 90 कैसे बनेगा? याद करो मैं बोल रहा हूँ एरिया वेक्टर ऑलरेडी रेडियली आउटवर्ड्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड्स है, हमेशा रेडियस के डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लगाओगे इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, यहाँ पे लिखोगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1। ठीक है, कॉस 0 डिग्री, 0 की वैल्यू 1, तो बचा सिर्फ और सिर्फ क्या, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाई आर स्क्वायर है, वो बाहर निकल जाएगा चुपचाप। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको इसलिए मतलब नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा हर जगह। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन डीएस, ई की वैल्यू अब बैठा दो, ई की वैल्यू बैठाओगे तो क्या, के इंटू क्यू बाई क्या आर स्क्वायर। ठीक है, और इंटीग्रेशन, अब कोई बताएगा कि ऐसे छोटे छोटे जो डीएस है, छोटे छोटे डीएस, ऐसे बहुत सारे डीएस को पूरा लेके मिला देंगे तो क्या बनेगा। आप सोचो, आइसक्रीम से जब आप स्कूप निकालते हो ऐसे, उससे क्या निकलता है, क्या बनता है, वो कैसा शेप रहता है उसका, आइसक्रीम का स्कूप का। स्फीयर, बिल्कुल स्फीयर, 2 लोगों का जवाब आया, बाकी सब सो रहे हैं। स्फीयर, एग्जैक्टली, छोटे छोटे डीएस को जब आप मिलाओगे तो ये पूरा स्फीयर बनेगा। और स्फीयर का एरिया आपको पता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और k का वैल्यू आपको पता है, k का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ऊपर देखो तो क्या बचा, इनटू बचा क्यू और इनटू बचा क्या 4 पाई, एंड अगेन 4 पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका गॉस थ्योरम का प्रूफ, राइट, ठीक है। दिस वाज द गॉस थ्योरम्स प्रूफ। ये बोर्ड में आज शेयर कर दूंगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। ये समझ आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत है तो चैट में बताइए। चलो ओके। अब एक बात बताता हूँ, जैक बोर्ड में सीबीएसई में पूछता नहीं है, मगर जैक बोर्ड में ये पूछता है 3 मार्क्स का, प्रूफ गॉस थ्योरम। वहां स्टेटमेंट करके आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, उस जगह पे ध्यान रखिएगा। हाँ शिवनंदन, हैंड रेस किया आपने, बताइए कोई दिक्कत है? सर गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए केवल स्फीयर ही लिया जा सकता है? नहीं, बहुत और भी सारी चीजें, बट स्फीयर से हमारा आसान हो जाता है। मैं और भी चीजें प्रूव कर सकता हूँ। आप जिससे आप शीट से बोलोगे मैं शीट से प्रूव कर दूंगा, सिलेंडर से बोलोगे मैं सिलेंडर से प्रूव कर दूंगा, ठीक है। लेकिन वहां पे हम लोगों को बस स्फीयर इसलिए लेते हैं क्योंकि स्फीयर बहुत आसानी से प्रूव हो जाता है, ठीक है। ओके सर। बाकी और अपने तरफ से म्यूट कर लीजिए सिमरन। और बाकी लोगों को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब देखिए हम लोगों का जो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको पूछ, ये अभी हमने प्रूव किया कि ये देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो हमारा कूलम्ब्स लॉ से आया था, ये वाला, ये चीज, ये कूलम्ब लॉ से आया था। और यहां से हम लोग पहुंच गए किस पे, फ्लक्स पे। फ्लक्स की वैल्यू निकाल दी कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये देगा प्रूफ कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ, मतलब जस्ट इसका उल्टा जाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक दूसरे का कोरोलरी है। कोरोलरी का मतलब कि उल्टा पुल्टा। आप गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ प्रूव कर सकते हो और कूलम्ब्स लॉ से गॉस थ्योरम प्रूव कर सकते हो। देखो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करने के लिए हमने यूज किया है, उज्जवल म्यूट करे प्लीज अपने तरफ से, आपसे आवाज आ रहा है आपके साइड से। ये गॉस लॉ का अभी हमने कूलम्ब्स लॉ का यूज करके गॉस लॉ प्रूव किया। अभी वापस से क्या पूछ रहा है कि आप गॉस लॉ का यूज करो और कूलम्ब्स लॉ प्रूव करो, ठीक है। तो अब मैं वापस से आपको वो प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो फिर से वही स्फीयर रहेगा, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया, ये सब हम लोगों को निकालना नहीं है। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर देना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस बार क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर दोगे तो काम हमारा हो जाएगा। अभी क्या है कि यहाँ पे Q है, तो फ्लक्स तो आपको पता है क्लोज सरफेस के थ्रू कि क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ध्यान से इस प्रूफ को देखिएगा, सब लगेगा कि सर उल्टा पुल्टा कर दिए हैं। मैं अभी जहां से जहां गया था जस्ट इसका उल्टा करने वाला हूँ। अब फ्लक्स आपको पता है कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी तो पता है कि फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है E डॉट ds, ठीक है। यहाँ पे E ds cos थीटा, ठीक है, E डॉट ds, या फिर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ E ds cos थीटा, ताकि थोड़ा एक स्टेप आपका थोड़ा डिक्रीज हो जाए। क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा इज इक्वल टू क्या,
Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका फ्लक्स। अब देखो फिर से मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होता और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होता, तो एरिया वेक्टर जो ds होता वो भी इसी साइड होता ds, और दोनों के बीच का भाई एंगल कितना 0 डिग्री, यहाँ cos 0 की वैल्यू बैठाओगे तो सिर्फ बचेगा क्या E ds। ठीक है, तो E ds आ गया तो क्या हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब फिर से ds का छोटे छोटे स्कूप्स बनाओगे तो अभी सबने आप लोगों ने जवाब दिया था कि सब छोटे छोटे स्कूप बना करके एक बड़ा स्फीयर बनेगा, तो बड़ा स्फीयर बनेगा तो स्फीयर का एरिया, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इनटू 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये काम हमारा हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो तो E बराबर क्या हो जाएगा Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई को मैं एक साथ रख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट की जगह, एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि KQ बाई आर स्क्वायर। अब मान लो इस सरफेस पे कोई बड़ा चार्ज Q है, सरफेस पे कोई बड़ा चार्ज Q है, तो जो फोर्स होता वो क्या होता, फोर्स होता QE, Q इंटू E। E आपने गॉस लॉ का यूज करके निकाला KQ बाई आर स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा KQ बाई आर स्क्वायर। अब यही तो था कूलम्स लॉ, तो पिछले बार यूज किया कूलम्स लॉ का ये वाला स्टेटमेंट का और पहुंच गए गॉस लॉ पे, और इस बार यूज किया क्या गॉस लॉ का और पहुंच गए कूलम्स लॉ। तो यहाँ पे यही दोनों हम लोग दोनों एक दूसरे को समझना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा आता है प्रूव दैट बोथ आर कोरोलरी ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इन दैट केस दोनों प्रूफ होना चाहिए, कुछ नहीं करना है, नीचे से चले जाओ ऊपर देख लो, उसमें मैंने फाइनल स्टेटमेंट जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आया था और उसके पहले ये स्टेटमेंट था, उसके पहले ये आपका ये लाइन था, और इसमें जस्ट उसका उल्टा प्रूफ छाप दिया, तो दोनों का उल्टा पुल्टा करके आपको छाप दे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग स्टॉप करेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। सबको समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो चैट में बताएं, जिनको दिक्कत है वो हैंड रेज करें या चैट में बताएं। कोई दिक्कत है किसी को? क्या हुआ रोशन? नो सर, नहीं समझ आया क्या आपको? सबका फाइनल एक लास्ट आप लोग बताइए मुझे कि ये दोनों प्रूफ साथ समझ आए नहीं आए? समझ आ गया, चलो ओके, क्योंकि दोनों ही प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई का इंटरनल, कोई भी स्कूल का इंटरनल में पूछता है, लेकिन जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैक बोर्ड के लिए सीबीएसई में मैं पहले ही मेंशन कर दे रहा हूँ, सीबीएसई में इंटरनल एग्जाम जो होंगे टेस्ट वगैरह या फिर हाफ ईयरली उसमें ये आएगा, लेकिन आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम फाइनल एग्जाम होगा उसमें नहीं आएगा। जैक बोर्ड में फाइनल एग्जाम में आता है, ये फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स का कभी कभी पूछता है, बट आपका इंटरनल एग्जाम तो आपका जैक का तो कोई टेंशन है नहीं आप लोगों को, बट फाइनल एग्जाम में आपका 3 मार्क्स का पूछता है अल्टरनेट ईयर्स में, तो दोनों में से कोई एक आप ट्राई करके रखना है आपको। आप असाइनमेंट ये है आपका कि दोनों प्रूफ्स को सबको खुद से लिख करके सबमिट करना है, ठीक है। और फाइनली ये चैप्टर अब एंड की ओर है, मतलब तो समझ लो 2 दिन बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 दिन के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट में 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन और वो सबको 100 क्वेश्चन बना करके सबमिट करना है। तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रिवीजन कीजिए, जितना नोट्स दिया है
उसको रिवीजन कीजिए, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी दे दिया है SL अरोरा का PDF, उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें जितने क्वेश्चंस है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप समझ लो 2 से 3 दिन और लगेगा, 2 से 3 क्लास और 2 से 3 क्लास में ये खत्म होगा। इसके बाद डायरेक्ट जो आपको असाइनमेंट मिलेगा वो 100 क्वेश्चंस का असाइनमेंट मिलेगा, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रखो। चलिए, आज कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए, नहीं तो फिर क्लास में खत्म करता हूँ। आज पता नहीं टाइम लिमिट काम नहीं कर रहा है क्या, बाकी लोगों की घड़ी में 40 मिनट्स हुए या नहीं हुए? लगता है आज टाइम लिमिट आज 40 में कट नहीं रहा है। मैथ क्लास में सर वैसा ही हुआ था। लगता है जूम ने हटा दिया हमने। चलो ठीक है, अच्छा है फिर तो आप लोगों के लिए। हाँ शीतल बोलिए, कोई दिक्कत है आपको? सर वो जो नोट्स भेजे वो शुरू से लास्ट तक का है, हाँ तो असाइनमेंट दिए हैं। हाँ, असाइनमेंट और नोट्स दोनों शुरू से लास्ट तक का है शीतल, 9 तक का है। मैंने ग्रुप में लिखा था कि ये सारा शुरू से अंत तक, शुरू से लास्ट तक का है। ठीक है? यस सर। आशीष बोल रहे मत बोलिए सर, जूम सुन लेगा। अरे नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं, मैंने इंक्रिप्शन लगा के रखा है। वैसे अच्छा है आप लोग के लिए, अगर नेक्स्ट क्लास से भी ऐसा हुआ तो 45-50 मिनट में, चलो कम से कम जो हमारा 40 मिनट का टाइम लिमिट था वो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने पहले ही बोला था कि लास्ट क्लास में जो लास्ट मैंने नोट्स दिया है वो नोट्स आपका 9 तारीख तक, लास्ट क्लास तक है वो नोट्स, और प्लस साथ में जो असाइनमेंट्स थे, असाइनमेंट सॉल्यूशन सबको कंबाइंड करके एक ही PDF में दे दिया, क्योंकि आपके पास 10-10 PDF ना रहे तो वो सारे पुराने PDFs आप डिलीट कर सकते हो। जो लास्ट क्लास कल भेजा था जो PDF वो दोनों आप रख सकते हो। आज हम लोग यहीं रख रहे हैं, जो दोनों बोर्ड्स थे वो दोनों बोर्ड्स में आज आपको शेयर कर दूंगा। आज का असाइनमेंट सिर्फ आपका यही है कि दोनों प्रूफ्स आपके नोटबुक में खुद से होने चाहिए। एक बार देख लो और खुद से कोशिश करो, विदाउट देखे प्रूफ देखे आप खुद से कोशिश करो, और वो प्रूफ सबके सबमिट होने चाहिए। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट आपका अभी इसके बाद अलावा कोई असाइनमेंट नहीं रहेगा। जैसे ही एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, वो खत्म होगा। इसके बाद आपका असाइनमेंट और देन टेस्ट जो टेस्ट होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर रखिए उस चीज के लिए। आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे खत्म रखते हैं।